भादुड़ी फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 3 मनी एंड बैंकिंग। लेट्स स्टार्ट। मनी इज द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इकोनॉमिक एक्सचेंजेस विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी आर रेफर्ड एज बार्टर एक्सचेंज। तो पहले टाइम में बार्टर एक्सचेंज होता था। बार्टर एक्सचेंज का मतलब है कि विदाउट कोई मीडिएशन के, जैसे आजकल मनी है, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होती थी। हाउएवर दे प्रिज्यूम द रादर इम्प्रोबेबल डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लेकिन बार्टर एक्सचेंज के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की ज़रूरत होती थी, मतलब ऐसी वांट जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल who has a surplus of rice which she wishes to exchange for cloth। जैसे कोई इंडिविजुअल है, उसके पास राइस एक्स्ट्रा है और उसको क्लोथ चाहिए, तो जो दूसरा कंज्यूमर है वो ऐसा मिलना चाहिए जिसके पास क्लोथ सरप्लस में, राइस सरप्लस में, तो राइस दे दे, और उसको उसकी जो वांट है वो क्लोथ की होनी चाहिए। तो ऐसा कोइंसिडेंस मिलना बहुत मुश्किल होता था। जैसे मिल गया कि किसी के पास राइस का सरप्लस है लेकिन उसको क्लोथ नहीं चाहिए, ठीक है, किसी को क्लोथ चाहिए होगा तो उसके पास राइस सरप्लस नहीं होगा। तो ऐसा कोइंसिडेंस बहुत मुश्किल होता था, जिससे बार्टर एक्सचेंज में बड़ी दिक्कत आती थी। तो शी इज़ नॉट लकी इनफ, शी मे नॉट बी एबल टू फाइंड अनदर पर्सन who has the diametrically opposite demand for rice with a surplus of clothing to offer in exchange. Thus, to smoothen the transaction, an intermediate good is necessary which is acceptable to both the party। इसीलिए कोई intermediate good ऐसी चाहिए थी जो दोनों पार्टी जिसको कॉमनली एक्सेप्ट कर ले। सच ए गुड इज कॉल्ड मनी। तो उसी से मनी का इंट्रोडक्शन हुआ ट्रांजैक्शन के लिए। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी। तो मॉडर्न इकोनॉमी में जो मेन फंक्शन है इकोनॉमी के वैसे हैं। फंक्शंस ऑफ मनी, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोल ऑफ मनी इज दैट एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी सबसे पहला जो मेन फंक्शन है मनी का वो है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बार्टर एक्सचेंज बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन ए लार्ज इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट पीपल वुड हैव टू इनकर लुकिंग फॉर ए सुटेबल पर्सन टू एक्सचेंज देयर सरप्लस। तो ऐसा सुटेबल आदमी ढूंढने के लिए ही बहुत कॉस्ट लग जाएगी, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी में तो प्रोडक्ट की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो मीडियम जो बार्टर एक्सचेंज वो फिजिबल नहीं था। तो मनी आल्सो एक्ट एज ए कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट्स। तो मनी जो है एक कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट थे। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। दूसरा फंक्शन ये है कि किसी भी गुड की वैल्यू को मॉनेटरी यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी। तो पहला हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा हो गया मॉनेटरी यूनिट्स में उसको नापना, यूनिट ऑफ अकाउंट। Thus, if price of all commodities increase in terms of money, there is a general increase in the price level। तो अगर सभी गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ एनी कमोडिटी मस्ट हैव डिक्रीज्ड। तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है इन द सेंस दैट ए यूनिट ऑफ मनी कैन बी परचेज लेस ऑफ एनी कमोडिटी। कि जो एक यूनिट ऑफ मनी है वो कम कमोडिटी खरीद सकती है। तो इसका मतलब है कि मनी की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। वी कॉल इट ए डिटोरेशन इन द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी। तो हम इसे परचेसिंग पावर ऑफ मनी का कम होना भी बोल सकते हैं। मतलब जैसे 100 रुपये है, अगर ये 1000 गुड्स को खरीद लेता है तो ये इसकी परचेसिंग पावर है। अगर अब 100 रुपीज़ ही 500 गुड्स को खरीद पा रहा है, तो इसका मतलब इस मनी की पावर जो है वो कम हो गई। पहले 1000 खरीद पा रहा था ये 100 रुपये का नोट, और अब सिर्फ 500 यूनिट्स को खरीद पा रहा है। तो ये डिट्रोएशन ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ द मनी है। ए बार्टर सिस्टम हैज़ अदर डेफिशिएंसी। बार्टर सिस्टम की भी अलग कमियां थी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वंस वेल्थ अंडर द बार्टर सिस्टम। अपनी वेल्थ को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते बार्टर सिस्टम में। सपोज यू हैव एन एंडोमेंट ऑफ राइस विच यू डू नॉट विश टू कंज्यूम टुडे इंटायरली। जैसे कि तुम्हारे पास बहुत सारा चावल है और तुम इसको आज कंज्यूम नहीं कर सकते, तो
या शॉर्ट पीरियड में कंज्यूम नहीं कर सकते, तो उस चावल सड़ जाता था। लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी हम उस राइस को कन्वर्ट कर सकते हैं मनी की फॉर्म में और मनी को सेव कर सकते हैं। तो जब भी हमें चावल की रिक्वायरमेंट होगी उस मनी से हम अगेन उस चावल को खरीद सकते हैं। बट राइस इज ए पेरिशेबल आइटम एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड बियॉन्ड ए सर्टेन पीरियड। आल्सो होल्डिंग द स्टॉक ऑफ राइस रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ स्पेस। ठीक है, अगर हम चावल को स्टॉक में रखेंगे तो बहुत स्पेस चाहिए, टेकिंग केयर चाहिए। ठीक है, लेकिन मनी को रखने में कुछ नहीं चाहिए। यू मे हाउ टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम एंड रिसोर्सेज लुकिंग फॉर द पीपल विद ए डिमांड फॉर राइस। फिर हमें डिमांड के लिए ढूंढना पड़ेगा कि राइस कौन खरीदना चाहता है, विश टू एक्सचेंज योर स्टॉक फॉर बाइंग अदर कमोडिटीज। दस दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व इफ़ यू सेल योर राइस फॉर मनी। तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है कि तुम अपना राइस पैसे के लिए बेच दो। मनी इज़ नॉट पेरिशेबल, क्योंकि मनी तो पेरिशेबल नहीं है, वेस्ट खराब नहीं होगी। एंड इट्स स्टोरेज कॉस्ट आल्सो कंसिडरेबली लोअर, और इसकी स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत कम है। तो इट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल टू एनी वन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक्सेप्टेबल है कि कोई भी किसी भी टाइम पे मनी को एक्सेप्ट करता है। दस मनी कैन एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल। तो मनी क्या एक्ट करती है, स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी फॉर फ्यूचर यूज, और वेल्थ को हम फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सकते हैं पैसे को। सम कंट्रीज हैव मेड एन अटेम्प्ट टू मूव टूवर्ड्स एन इकोनॉमी विच यूज लेस कैश एंड मोर डिजिटल ट्रांजेक्शन। अब जो मॉडर्न इकोनॉमीज है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ जा रही है। ए कैशलेस सोसाइटी डिस्क्राइब द इकोनॉमिक स्टेटस वाइडली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर नॉट कनेक्टेड विद मनी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल बैंक नोट्स और कॉइन्स बट रादर थ्रू द ट्रांसफर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। मतलब कैश और कॉइन में ट्रांजैक्शन नहीं होता, डिजिटल ट्रांसफर होता मनी का between the transaction party. In India, government has been consistently investing in various reforms for greater financial inclusion. फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि सभी लोग, चाहे गरीब हो पुअर, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो, मतलब वो डिजिटल ट्रांजैक्शन जाने, उनका बैंक में अकाउंट हो और उनकी परचेसिंग पावर बढ़े। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इनिशिएटिव सच एज जनधन अकाउंट खोला गया है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ई वैलेट, नेशनल फाइनेंशियल स्विच एंड अदर हैव स्ट्रेंथन्ड द गवर्नमेंट रिजोल्व टू गो कैशलेस। तो इकोनॉमी को कैशलेस बनाने के लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। डिमांड फॉर मनी, अब मनी की डिमांड क्यों की जाती है? डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी। तो हम डिमांड फॉर मनी पढ़ेंगे पहले कि मनी की वाई मनी इज डिमांडेड बाय द जनरल पब्लिक। सिंस मनी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ट्रांजैक्शन, क्योंकि मनी से ही ट्रांजैक्शन होती है। द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस विल डिटरमाइन द मनी पीपल विल वांट टू कीप। तो ट्रांजैक्शन से डिपेंड करता है कि कितनी मनी लोग रखना चाहेंगे। द लार्जर इज द क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन टू बी मेड, द लार्जर इज द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड। तो जितनी ज़्यादा कोई ट्रांजैक्शन करना चाहेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी मनी की डिमांड होगी। सिंस द क्वांटम ऑफ द ट्रांजैक्शंस टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इनकम, अब क्योंकि ट्रांजैक्शन डिपेंड करती है आदमी की इनकम कितनी है, इट शुड बी क्लियर दैट ए राइज इन द इनकम विल लीड टू द राइज इन द डिमांड फॉर द मनी। तो अगर किसी की इनकम बढ़ जाती है तो इसका मतलब है डिमांड फॉर द मनी विल बी मोर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होगी। सप्लाई ऑफ मनी, अब मनी की सप्लाई कहाँ से होती है ये बताना है। डिमांड तो हमने देख ली। तो इन ए मॉडर्न इकोनॉमी मनी कंप्राइजेस कैश और बैंक डिपॉजिट। तो मनी का मतलब कैश भी है और जो किसी के बैंक में पैसा वो भी है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड देयर आर मैनी मेजर्स ऑफ मनी। देयर आर क्रिएटेड बाय सिस्टम कंप्राइजिंग टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक है ऑफ द इकोनॉमी और कमर्शियल बैंक है। तो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है किसी भी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है और कुछ कमर्शियल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, और कमर्शियल बैंक जो है वो प्रॉफिट मेकिंग बैंक होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं इकोनॉमी में। तो बैंक डिपॉजिट्स आर बीइंग इंक्लूड, देयर आर मैनी मेजर्स ऑफ मनी। तो मनी के कई मेजर्स हैं, जैसे M1, M2, M3, M4 ऐसे हैं। तो सेंट्रल बैंक की बात करते हैं पहले कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन द मॉडर्न इकोनॉमी। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ वन सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया गॉट्स इज सेंट्रल बैंक इन 1935 में इंडिया को
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिला था। इट्स नेम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक हैज सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इट इशूज द करेंसी। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं किसके, हर सेंट्रल बैंक के, इंडिया में आरबीआई के। इट इशूज द करेंसी। सबसे पहली बात तो आरबीआई जो है करेंसी को इशू करता है। एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट, सारी जितनी भी करेंसी के डेनोमिनेशन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इशू करता है। सिर्फ 1 रुपीज़ का नोट और कोइंस को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, जिसपे सेक्रेटरी के साइन होते हैं। बाकी पे हर करेंसी पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन आरबीआई का इशू ऑफ करेंसी है। इट कंट्रोल्स मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक बैंक रेट से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से, वेरिएशन इन रिजर्व रेशियो से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है आरबीआई। इट एक्ट्स एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट का बैंक के रूप में भी काम करता है आरबीआई, बैंकर टू द गवर्नमेंट। इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई जो है कस्टोडियन है किसका, फॉरेन एक्सचेंज का भी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, ऑफ द इकोनॉमी। इट एक्ट्स एज ए बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम, और बैंकिंग सिस्टम का भी बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक भी आरबीआई है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मनी सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वी नीड टू फोकस ऑन इट्स फंक्शंस ऑफ इशूइंग करेंसी। तो मनी सप्लाई से देखो तो ये करेंसी को इशू करता है, सप्लाई करता है। दिस करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक, और ये करेंसी लोग रख सकते हैं बाय द कमर्शियल बैंक, एंड इज कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी मॉनेटरी बेस। इट एक्ट्स एज ए बेसिस फॉर द क्रेडिट क्रिएशन। द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक। तो जो करेंसी इशू होती है वो पब्लिक भी रख सकती है, कमर्शियल बैंक भी रख सकती है। इसको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, ठीक है, रिजर्व मनी भी बोलते हैं, मॉनेटरी बेस बोलते हैं। अब आते हैं कमर्शियल बैंक पे। कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स आर द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच ए पार्ट ऑफ द मनी क्रिएटिंग सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी है। कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है, क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है कमर्शियल बैंक। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। कमर्शियल बैंक का क्या काम है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से, एंड लैंड आउट पार्ट ऑफ दीज फंड्स टू दोज हु वांट टू बोरो। और उसमें से जो टोटल डिपॉजिट आया, जैसे 100 रुपये का डिपॉजिट आया, उसमें से 80 रुपये का डिपॉजिट जो है लैंड आउट कर देते हैं उन लोगों को जो बोरो करना चाहते हैं, और उससे इंटरेस्ट कमा लेते हैं कमर्शियल बैंक। द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द बैंक्स टू द डिपॉजिटर्स इज लोअर देन द रेट एक्सचेंज फ्रॉम द बोरोवर्स। तो जो इंटरेस्ट रेट पेड बाय द बैंक जो पे करता है लोगों को जिन्होंने 100 रुपये जमा किए हैं, वो जैसे 10% है, तो इनसे जो चार्ज करेगा, जिनको दिया है 20% चार्ज कर लेगा फॉर एग्जाम्पल, तो इनसे वो ज़्यादा कमा लेता है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कॉल्ड द स्प्रेड इज द प्रॉफिट अप्रोशिएटेड बाय द बैंक। तो ये जो डिफरेंस है, जैसे अगर सब जिन्होंने 100 रुपये जमा किए उनको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज दे रहा है, ठीक है, और जिन 80 रुपये को इन्होंने किसी को दे दिया है, लेंट आउट कर दिया पैसा, जिन्होंने बोरो किया, उनसे ये चार्ज कर रहा है 20%। तो 20 में से 8% अगर माइनस कर दे, फिर भी 12% का प्रॉफिट हो रहा है कमर्शियल बैंक को। तो ये जो 12% है, जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का, वही इसकी कमाई है कमर्शियल बैंक की, जिसको स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड इज द प्रॉफिट अप्रोप्रिएटेड बाय द बैंक। यही ही प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करता है कमर्शियल बैंक। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट एंड लोन, तो जो डिपॉजिट का प्रोसेस है और फिर लोन देने का प्रोसेस है, क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक इज एक्सप्लेन्ड बिलो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। तो इसी को हमने क्रेडिट क्रिएशन के जरिए समझाया हुआ है। जैसे कमर्शियल बैंक मीडिएट बिटवीन इंडिविजुअल्स और फर्म्स विद एक्सेस फंड। तो कमर्शियल बैंक मीडिएट करता है इंडिविजुअल्स के बीच में जिसके पास एक्सेस फंड है, एंड लैंड टू दोज हु नीड फंड, और उनको उधार दे देता है जिनको फंड की जरूरत है। तो उनके बीच में ही अप्रोप्रिएट कर लेता है अपना प्रॉफिट कमर्शियल बैंक। पीपल विद एक्सेस फंड, जिनके पास एक्सेस फंड है, कैन कीप दियर फंड्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट इन द बैंक। तो एक्सेस फंड वो बैंक में रख देते हैं। एंड दोज हु नीड फंड, और जिनको फंड की जरूरत है, बोरो फंड इन फॉर्म ऑफ होम लोन। वो होम लोन लेता है, कभी कार लोन लेता है, क्रॉप लोन लेता है। पीपल प्रीफर टू कीप मनी इन द बैंक्स बिकॉज बैंक्स ऑफर पे सम इंटरेस्ट आल्सो।
अब सारे लोग बैंक में ही क्यों रखना चाहते हैं पैसा, क्योंकि बैंक कुछ ना कुछ उन्हें फ़ायदा दे देता है, इंटरेस्ट दे देता है और एनी डिपॉजिट मेड, और दूसरा सिक्योर भी रहता है पैसा। तो आल्सो इट में बी सेफर टू कीप एक्सेस फंड इन द बैंक रादर देन एट होम। तो इसलिए सबको लगता है कि बैंक में पैसा रखना ज़्यादा सेफ है, कुछ कमाई भी हो जाती है, घर में रखने से अच्छा है। तो इसलिए सभी लोग बैंक में पैसा रख लेते हैं। What does the bank do with the fund that have been deposited with it? तो बैंक करता क्या इस पैसे का जो लोग डिपॉजिट करते हैं। Assuming that not everyone who has deposited fund, अब ये प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन की, कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो बैंक ये एज्यूम कर लेता है कि एवरीवन, हर कोई अपना डिपॉजिट जो है फंड को विद आस्क फॉर दियर फंड बैक, वो अपना फंड सारे एक साथ मांगने नहीं आएंगे एट द सेम टाइम। द बैंक कैन लोन दीज फंड टू समवन हु नीड फंड। तो बैंक सोचता है जो पैसा रखा है ये मैं किसी को दे देता हूँ जिसको फंड की जरूरत है एट इंटरेस्ट, और कुछ ब्याज कमा लेता हूँ। ऑफ कोर्स द बैंक हैज़ टू श्योर इट विल गेट द फंड बैक एट द रिक्वायर्ड टाइम। तो बैंक को ये श्योर करना पड़ता है कि जब भी जिसका पैसा वो अगर वो लेने आ गया तो उसको दे दे। तो इतना पैसा उसको अपने पास रखना पड़ता है, उसको रिजर्व फंड बोलते हैं। So the bank will typically retain a portion of the fund to repay depositors whenever they demand their fund back. तो कुछ जो बैंक है कुछ रिटेन कर लेता है कि कभी अगर कोई डिपॉजिटर आ गया तो उसको फंड उसका वापस करने के लिए, एंड लोन द रेस्ट, और बाकी को अमाउंट को वो लोन दे देता है। सिंस बैंक अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स दे मेक एनी बैंक वुड लाइक टू लैंड द मैक्सिमम पॉसिबल। क्योंकि ब्याज कमा रहा है तो बैंक ज़्यादातर डिपॉजिट को वो लोन देना चाहेगा। हाउएवर बीइंग एबल टू रिपे डिपॉजिट्स ऑन डिमांड इज क्रूशल टू द बैंक सर्वाइवल। लेकिन बैंक के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई डिपॉजिटर आ गया तो उसको उसी टाइम उसकी पेमेंट हो जाए। तो डिपॉजिट्स वुड कीप देयर फंड्स इन अ बैंक ओनली इफ दे आर फुल्ली कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग दैम बैक ऑन द डिमांड। तो लोग अपना पैसा जब ही जमा करेंगे बैंक में अगर वो कॉन्फिडेंट हो कि जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी तो बैंक वापस कर देगा। तो ए बैंक मस्ट देयरफॉर बैलेंस इट्स लैंडिंग एक्टिविटीज सो एज टू इंश्योर दैट सफिशिएंट फंड इज अवेलेबल टू रिपे द डिपॉजिटर्स ऑन डिमांड। तो बैंक इस तरीके से लैंडिंग एक्टिविटी करता है कि बैलेंस बना के रखता है कि सफिशिएंट फंड उसके पास बैंक के पास अवेलेबल हो कि अगर 2 4 5 10 आदमी आ गए अपना पैसा निकालने के लिए तो बैंक उनको इमीडिएटली उनका पैसा दे दे। अब हम पढ़ेंगे मनी क्रिएशन बाय बैंक। तो बैंक जो है मनी को क्रिएट कैसे करता है, मतलब 100 रुपये को कैसे वो 1000 रुपये बना देता है क्रेडिट क्रिएशन के जरिए। Banks can lend simply because they do not expect all the depositor to withdraw what they have deposited at the same time. बैंक सिर्फ इसी वजह से उधार दे सकता है क्योंकि उसे ये पता है कि सारे डिपोजिटर सेम टाइम पे अपना पैसा निकालने के लिए नहीं आएंगे। When the banks lend to any person, जब बैंक कभी भी किसी व्यक्ति को लोन देता है, लैंड करता है, लोन देता है, ए न्यू डिपॉजिट इज ओपनड इन दैट पर्सन्स नेम, तो एक नया डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है उस आदमी के नाम पे जो कि उधार ले रहा है। दस मनी सप्लाई इंक्रीजेज टू ओल्ड डिपॉजिट, दस प्लस न्यू डिपॉजिट्स प्लस करेंसी। तो अकाउंट खुलवा के अगर आदमी को 1000 रुपये चाहिए तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता है 1000 रुपये, ठीक है, ना कि उसको कैश देता है। तो जैसे अगर बैंक के पास 10,000 रुपये हैं तो 1000 किसी को दे दिया, ठीक है, तो 10,000 तो पहले ही अकाउंट में है, तो जिस आदमी का नया अकाउंट खुला ए आदमी का उसके अकाउंट में 1000 डाल दिए, तो 10,000 प्लस 1000 तो ये 11,000 हो गए, ठीक है। तो 11,000 का क्रिएशन कर दिया है, एक्चुअल में 10,000 लेकिन अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर दिए 1000 रुपये, तो ये 11,000। तो ऐसे ये बढ़ता चला जाता है। असेट्स आर थिंग्स ए फर्म ओन्स और व्हाट ए फर्म कैन क्लेम फ्रॉम अदर्स। असेट का मतलब देख लेते हैं। असेट कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो फर्म क्लेम कर सकती है कि ये मेरा है। इन केस ऑफ ए बैंक अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग फर्नीचर एक्सेट्रा इट्स असेट्स आर लोन गिवन टू पब्लिक। अगर बैंक की बात देखी जाए तो बैंक के पास जो बिल्डिंग और फर्नीचर है वो उसका असेट है, साथ ही साथ जो बैंक ने लोन दे रखा है वो भी बैंक की असेट है क्योंकि वो कभी ना कभी वापस आएगा।
when the bank gives out loan of rupees 100 to a person, this is the bank's claim on the person for rupees 100। क्योंकि ये अगर बैंक ने किसी को लोन दिया 100 रुपये तो ये बैंक का क्लेम बन जाता है कि वो आदमी उससे 100 रुपये देगा। अनदर असेट दैट ए बैंक हैज़ ए रिजर्व, और दूसरा जो असेट है वो बैंक का रिजर्व होता है जो रिजर्व करके था। रिजर्व आर द डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक कीप विद द सेंट्रल बैंक। रिजर्व फंड क्या होता है? कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास मतलब आरबीआई के पास कुछ रिजर्व करके फंड रखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स कैश, दीज रिजर्व्स आर केप्ट पार्टली एज कैश एंड पार्टली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स के रूप में रखता है बाय द आरबीआई। रिजर्व्स आर सिमिलर टू द डिपॉजिट्स वी कीप विद द बैंक्स। तो रिजर्व ऐसा ही है जैसे कि हम अपने बैंक में जमा करते हैं, ऐसा ही कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना अकाउंट खोल के पैसा जमा करता है। वी कीप डिपॉजिट्स एंड दीज डिपॉजिट्स आर आवर असेट्स, और हम जो डिपॉजिट करते हैं वो हमारा असेट होता है। दे कैन बी विड्रॉन बाय अस, और हम उसे निकाल भी सकते हैं। सिमिलरली कमर्शियल बैंक लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कीप देयर डिपॉजिट विद आरबीआई एंड दीज आर कॉल्ड रिजर्व्स। तो असेट्स क्या हुई? रिजर्व जो है हमारे और प्लस लोन दोनों को मिला के असेट्स होती है। लायबिलिटीज क्या होती है? जो हमें पे बैक करना है। फॉर एनी फर्म आर इट्स डेट्स, उसका कर्ज है, और व्हाट इट ओज टू अदर, जो उसे देना है। फॉर ए बैंक द मेन लायबिलिटी इज द डिपॉजिट्स विच पीपल कीप विद इट। तो बैंक के लिए जो डिपॉजिट्स लायबिलिटी होती है वो लोगों का पैसा होता है, लोगों का जो डिपॉजिट्स है वो होता है। नेट वर्थ निकालनी है तो असेट में से लायबिलिटी अगर निकाल दें, जो भी हमारा पैसा अगर जो हमारा उसे देना है जो वो निकाल दे, तो नेट वर्थ आ जाती है किसी भी बैंक की। लिमिट्स टू क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर। जो क्रेडिट क्रिएशन होता है कमर्शियल बैंक द्वारा, उसकी क्या लिमिट होती है? वो लिमिट कौन सेट करता है? आरबीआई सेट करता है लिमिट कि कितना पैसा तुम उधार दे सकते हो। बट इज देयर इज ए लिमिट टू मनी और क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक? यस, एंड दिस इज डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक। आरबीआई लिमिट को डिसाइड करता है। आरबीआई डिसाइड्स ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विच एवरी बैंक मस्ट कीप एज ए रिजर्व। आरबीआई बताता है कितना परसेंटेज रिजर्व के रूप में रखना है। ठीक है, दिस इज डन टू इंश्योर दैट नो बैंक इज ओवर लैंडिंग। इसलिए किया जाता है कि कोई भी बैंक ज़्यादा पैसा उधार ना दे दे। दिस इज अ लीगल रिक्वायरमेंट एंड इज बाइंडिंग ऑन द बैंक। सारे बैंकों पे ये बाइंडिंग है। दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, ए परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विद द आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है टू ऑपरेट इन द मार्केट। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच ए बैंक मस्ट कीप एज ए कैश रिजर्व विद द बैंक। अपार्ट फ्रॉम द CRR, और CRR के अलावा बैंक्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कीप सम रिजर्व्स इन लिक्विड फॉर्म इन द शॉर्ट टर्म। दिस रेशियो इज कॉल्ड द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। एक CRR होता है, एक SLR होता है। CRR का मतलब होता है ये परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, परसेंटेज टोटल डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विद द आरबीआई। CRR आरबीआई के पास जमा होता है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है, उसे खर्च नहीं करता, वो SLR होता है। स्टैट्यूटरी माने लीगल, लिक्विड माने कैश की फॉर्म में, और रेशियो माने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है, जो अगर कोई लोन, कोई डिपॉजिटर आए पैसा देने के लिए तो उसको दे दे। इन आवर फिनेंशियल फिक्शनल एग्जाम्पल, अगर हम एक फिक्शनल एग्जाम्पल ले, सपोज CRR 20% है, कैश रिजर्व रेशियो 20% है, देन विद डिपॉजिट ऑफ ₹100, अगर 100 रुपये का डिपॉजिट आया है तो आवर बैंक विल नीड टू कीप ₹20 एज ए कैश रिजर्व रेशियो। तो कमर्शियल बैंक को 20 रुपये कैश रिजर्व रेशियो रखना है, मतलब ये 20 रुपये आरबीआई के पास जमा करने हैं। ओनली द रिमेनिंग अमाउंट, जैसे कि 80 रुपये जो बचे, कैन बी यूज टू गिव लोन, और 80 रुपये का वो लोन दे सकता है। द प्रोसेस कीप रिपीटिंग इटसेल्फ टिल द रिक्वायर्ड रिजर्व बिकम्स 100, और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि डिपॉजिट जो रिजर्व फंड है वो 20 रुपये नहीं हो जाता। द रिक्वायर्ड रिजर्व्स विल बी ₹100 ओनली व्हेन द टोटल डिपॉजिट बिकम ₹500, और ये जब 100 कब होगा? जब टोटल डिपॉजिट 500 होगा। दिस इज बिकॉज डिपॉजिट्स ऑफ 500 कैश रिजर्व्स वुड हैव टू बी ₹100। अब देखो ये एग्जांपल है, जैसे टोटल डिपॉजिट 100 रुपीज़ आया, रिक्वायर्ड रिजर्व आरबीआई ने इसको CRR में 20% रखवा लिया और 80% लोन दे दिया।
ठीक है। अब 100 रुपये तो ये जमा थे, अब ये जो 80 रुपये इसका भी अकाउंट खुला के इसी यहीं लिख लिया, तो ये 100 और ये 80 मिला के अब 180 हो गया। अब 180 का 20% 36 होता है, 36 रुपये रख के बाकी इसने दे दिया 64 रुपये। 80 रुपये का निकालना है, 80 रुपीज़ का 20% रख लेना है। 80 रुपये का 20% कितना होगा, 8 दूनी 16, 10% होगा 8, 16, 100 का 20, 180 का 36 हो गया, 18 दूनी 36, तो 36, और जो बाकी है वो लोन दे दिया 64%। तो ऐसे ही अब ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर इसका 20% रख लेंगे, फिर वो लोन दे देंगे, जो लोन होगा फिर वो इसका ऐड अप कर लेंगे, तो जब टोटल डिपॉजिट हम करेंगे वो 500 हो जाएगा, वो 500 हो जाएगा, और जो क्रेडिट का क्रिएशन होगा वो 400 होगा। तो फर्स्ट कॉलम लिस्ट विद ईच राउंड, द सेकंड कॉलम डिपिक्ट्स द टोटल डिपॉजिट विद द बैंक एट द बिगिनिंग of each round. 20% of these deposits need to be deposited with the RBI, ये लिखा ना, 20% किसके पास, RBI के पास जमा करा एज कैश रिजर्व रेशियो. What the bank lends in each round gets added to the deposits, और वो उसको डिपॉजिट में ऐड करते रहेंगे जो भी वो देगा with the bank in the next round. Column 4 indicates loan made by the banks. Given CRR 20% है, the bank cannot give a loan बियॉन्ड 400. अब बैंक जो है, क्योंकि CRR 20% था, कोई तो बैंक 400 रुपये से ज़्यादा लोन नहीं दे सकता. एंड रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व एक्ट एज ए लिमिट, तो जो रिजर्व है वो लिमिट एक्ट करती है क्रेडिट क्रिएशन के. तो मनी मल्टीप्लाई 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो, तो मनी मल्टीप्लाई कर सकता है 1 डिवाइडेड बाय CRR 20%, 20 तो 5 टाइम्स, मतलब ये 5 टाइम, तो 100 रुपये है, तो क्रेडिट क्रिएशन 500 के करीब हो गया, ये 500 हो गया क्रिएट डिपॉजिट्स. पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई. अब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कौन से पॉलिसी टूल्स लिए जाते हैं. रिजर्व बैंक इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच कैन इशू करेंसी व्हेन कमर्शियल बैंक्स नीड मोर फंड इन ऑर्डर टू बी एबल टू क्रिएट मोर क्रेडिट, दे मे गो टू द मार्केट फॉर सच फंड्स टू और गो टू द सेंट्रल बैंक. पैसा लेने के लिए कमर्शियल बैंक मार्केट में जा सकता है, शेयर इशू कर सकता है और सेंट्रल बैंक से मांग सकता है. सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स देम फंड थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट. अब सेंट्रल बैंक जो है पैसा कई तरीके से देता है. दिस रोल ऑफ RBI दैट बीइंग रेडी टू लैंड टू ऑल बैंक्स एट ऑल टाइम्स इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, एंड ड्यू टू दिस सेंट्रल बैंक इज सेट टू द लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट. इसीलिए सेंट्रल बैंक को लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट भी कहते हैं, कि कभी भी गवर्नमेंट को या कमर्शियल बैंक को किसी को पैसे की जरूरत होती है तो RBI से लेता है, इसलिए लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, मतलब आखिरी समय का उधार देने वाला. RBI कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इन वेरियस वेज. तो कई तरीके से RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है मार्केट में. द टूल्स यूज बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई कैन बी क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं एक तो, और दूसरा क्वालिटेटिव मेजर होते हैं. दो तरीके होते हैं जिससे RBI मनी को कंट्रोल करता है. क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या होता है, कंट्रोल ऑफ द एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द CRR, कैश रिजर्व रेशियो को चेंज कर दो. अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, डिमांड क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी. तो मनी सप्लाई कम कैसे होगी, RBI क्या करेगा, CRR बढ़ा देगा. CRR बढ़ने से क्या होगा कि कमर्शियल बैंक को अगर 100 रुपये है, ठीक है, तो ज़्यादा कर देगा, 40% CRR कर देगा, तो 100 में से 40 रुपये तो अपने पास जमा करा लेगा RBI, बचा 60, तो सिर्फ 60 ही पब्लिक को वो बोरो करेगा, लैंड करेगा, मतलब पब्लिक को देगा, तो हो गया मनी सप्लाई कम. अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो RBI क्या करेगा, CRR को घटा देगा, CRR को कह देगा कि 1% सिर्फ, ठीक है, 100 रुपये में से 1 रुपया मुझे दो, RBI दो, 99 तुम लोगों को लोन बांट दो, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे. CRR और बैंक रेट, तो CRR और कैश रिजर्व रेशियो बैंक रेट, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे 3 वो चीज़ें हैं, तरीके क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं.
Qualitative tools include persuasion by the central bank in order to make commercial banks discourage or encourage lending, which is done through moral suasion, margin requirement, etc. क्वालिटेटिव मेजर में, क्वांटिटेटिव तो ये है CRR है, बैंक रेट है और ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये क्वांटिटेटिव मेजर है अडोप्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। बढ़ानी है या कम करनी है, इन तीन तरीकों से कर सकती है। क्वालिटेटिव मेजर में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मोरल सुएशन समझाता है कि कब लोन ज़्यादा देना है, इनकरेज करना है, कब डिस्करेज करना है, कब डिस्करेज करना है, कब इनकरेज करना है, मोरल सुएशन समझा के। या मार्जिन रिक्वायरमेंट से, मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है अगर कोई 10 लाख रुपए की ज़मीन लाया मोर्टगेज करने के लिए, लोन रखने के लिए, तो उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, ठीक है, मतलब उसका 40% कर दो मार्जिन रिक्वायरमेंट। 10 लाख की ज़मीन लाया तो 4 लाख उसको रख के 6 लाख ही लोन दो, ताकि वो कम जाके डिमांड कर सके। और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया, सिर्फ 10% कर दिया, तो 99 लाख रुपीज़ उसको दे सकते हैं। तो इट शुड बी एविडेंट बाय नाउ दैट इफ द सेंट्रल बैंक चेंजेस द रिजर्व रेशियो, दिस वुड लीड टू द चेंज इन द lending by the banks, which in turn would impact the deposit and hence the money supply increase और decrease की जा सकती है by the quantitative measure और by the qualitative measures, जैसे कि moral suasion और margin requirement. Another important tool by which the RBI also influences money supply is the open market operation. एक तरीका ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है RBI का। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है शेयर्स को, शेयर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, और डिबेंचर्स को खरीदना और बेचना। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई, उसको कम करना है, तो क्या करेंगे, शेयर को मार्केट में बेच देगा, लोगों का पैसा RBI के पास आ जाएगा, ठीक है। और अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो अपने शेयर खरीद लेगा और लोगों को पैसा दे देगा, ठीक है, तो डिमांड बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट। दिस परचेज एंड सेल इज इंटरेस्टेड टू द सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक करता है। व्हेन RBI बायस ए गवर्नमेंट बॉन्ड इन द ओपन मार्केट, जब RBI खरीदता है गवर्नमेंट बॉन्ड को, तो पैसा लोगों के पास जाता है, ठीक है। इट पेज इट फॉर गिविंग ए चेक, दिस चेक इंक्रीजेज द टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व्स इन द इकोनॉमी एंड दस इंक्रीजेज द मनी सप्लाई, बढ़ जाती है। सेलिंग ऑफ बॉन्ड बाय द RBI, जब सेल बेचता है, शेयर्स बेचता है, तो लोगों के हाथ में सिर्फ कागज का टुकड़ा आ जाता है और सारा पैसा RBI के पास आ जाता है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशन लीड्स टू रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स एंड हैंस इट मनी सप्लाई डिक्रीजेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, 2 तरीके के होते हैं, आउटराइट होता है, रेपो होता है। तो आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन आर परमानेंट इन नेचर, आउटराइट परमानेंट होता है व्हेन द सेंट्रल बैंक बायज दीज सिक्योरिटीज thus injecting money into the system. It is without any promise to sell them later. तो वापस वो खरीद नहीं सकता, सिर्फ बेचता बेचता परमानेंट है। सिमिलरली व्हेन द सेंट्रल बैंक सेल्स दीज सिक्योरिटीज विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम द सिस्टम, इट इज विदाउट एनी प्रॉमिस टू बाय लेटर। तो जब खरीदता है जब भी परमानेंट खरीदता है, जब बेचता है जब भी परमानेंट खरीदता है, तो वो आउटराइट हो जाता है। एज ए रिजल्ट इंजेक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ द मनी इज परमानेंट इन नेचर होते हैं, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ मनी, अगर क्या कर रहा है, खरीद रहा है शेयर्स को मार्केट से, तो पैसा पब्लिक में जा रहा है, ठीक है, खरीदने पे। और अगर जो बेच रहा है शेयर्स, तो पैसा पब्लिक का RBI के पास जा रहा है, तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है मनी का, वो परमानेंट है। दस however there is another type of operation in which when the central bank buys the security, the agreement of purchase also has specification about the date and price of resale of the security. और जब रीसेल सिक्योरिटी की डेट लिखी हो, तो दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड रीपर्चेस एग्रीमेंट या रेपो बोलते हैं। द इंटरेस्ट रेट एट विच द मनी इज लेंट इन दिस वे इज कॉल्ड द रेपो रेट। तो वो इंटरेस्ट रेट जिस पे पैसा उधार दिया जाता है, ठीक है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ आउटराइट सेल ऑफ सिक्योरिटी, द सेंट्रल बैंक may sell the security through an agreement which has a specification about the date and price at which it will be repurchased. जब बैंक repurchase करेगा उसको, अगर वो डेट लिखी है, तो दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड द रिवर्स रीपर्चेस एग्रीमेंट या रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं इसको। द रेट एट विच द मनी इज विड्रॉन इन द मैनर इज कॉल्ड द रिवर्स रेपो रेट। द RBI कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई
RBI can influence money supply by changing the rate at which it gives loans to the commercial bank. This rate is called bank rate. तो जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देता है उसे बैंक रेट बोलते हैं। इससे भी मनी सप्लाई को अफेक्ट किया जा सकता है इन इंडिया बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। अगर बैंक रेट बढ़ा दे, ठीक है, तो लोन महंगा हो जाएगा कमर्शियल बैंक के लिए, तो कमर्शियल बैंक भी आगे एक्सपेंसिव लोन देगा पब्लिक को, तो पब्लिक उसको कम लेगी। reduces the reserve held by the commercial bank and hence the decreases money supply. A fall in the bank rate can increase the money supply. अगर बैंक रेट रिजर्व बैंक कम कर दे तो सस्ता लोन कमर्शियल बैंक को मिलेगा, सस्ता लोन पब्लिक को बांट देगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ए डिटेल डिस्कशन। मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल असेट्स। सारी असेट्स में जो मनी है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड असेट है। मतलब किसी के पास 10 लाख की ज़मीन है, ठीक है, अगर वो ब्रेड खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता, ठीक है, इवन। और अगर किसी के पास 100 रुपये हैं तो वो ब्रेड खरीद सकता है। तो मनी जो है वो लिक्विड असेट है इन द सेंस दैट इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड हैंस कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर कमोडिटीज़ वेरी इजीली। तो सब कमोडिटीज़ के खरीदने के लिए मनी को एक्सेप्ट किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी मनी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़। मतलब अगर इससे ब्रेड नहीं खरीदेंगे तो क्या खरीद सकते हैं, कोक खरीद सकते हैं, तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज भी होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। इफ इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑन टू ए सर्टेन कैश बैलेंस यू कैन पुट मनी इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट इन सम बैंक। या तुम कुछ सामान ना खरीद के उसको बैंक में जमा कर दो तो उसके प्रॉफिट मिलेगा, कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। while deciding on how much money to hold at a certain point of time one has considered the trade-off between the advantage of liquidity and the disadvantage of the foregone interest। तो मनी अपने पास रखनी है नहीं रखनी डिपेंड करता है कि लिक्विड रखने का क्या एडवांटेज है, ठीक है, और इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। अगर कोई एडवांटेज नहीं है घर में पैसा रखने का तो बैंक में पैसा जमा कर दो, इंटरेस्ट आएगा। डिमांड फॉर मनी बैलेंस इज दस रेफर टू एज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो मनी की डिमांड होएगी या नहीं होगी तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कितने लोग लिक्विडिटी को प्रीफर करते हैं। पीपल डिजायर टू होल्ड मनी बैलेंस ब्रॉडली फॉर टू मोटिव। दो मोटिव से लोग मनी को रखना चाहते हैं। एक तो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है। प्रिंसिपल मोटिव फॉर होल्डिंग मनी इज टू कैरी आउट ट्रांजैक्शन। रोजमर्रा की जरूरतें खरीदने के लिए मनी को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स ए मनी यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स ड्यूरिंग द यूनिट पीरियड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। कितनी बार मनी हैंड को चेंज करती है उसको सर्कुलेशन और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन बोलते हैं मनी का। मनी को दूसरे पर्पज से स्पेकुलेटिव पर्पज से भी रखा जाता है। मतलब शेयर में मनी लगाना, शेयर बिक जाए तो उसे फिर खरीद लेना, या स्पेकुलेटिव पर्पज से मतलब जो चीज़ें जैसे गोल्ड का रेट बढ़ने वाला है गोल्ड खरीद लिया, जब बढ़ जाए तो उसे बेच दिया, तो मनी ऐसे बढ़ाना। तो इन इंडिविजुअल में होल्ड हर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी, बुलियन, बॉन्ड और मनी के फॉर्म में भी होता है। बॉन्ड्स आर पेपर बियरिंग द प्रॉमिस ऑफ ए फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ मॉनेटरी रिटर्न्स ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो बॉन्ड क्या होता है, एक तरह से प्रॉमिस होता है, पेपर पे लिखा हुआ प्रॉमिस होता है कि फ्यूचर डेट में इतने 100 रुपये का जो बॉन्ड है तो 5 साल बाद इसके 5000 मिलेंगे, ठीक है, ये बॉन्ड होता है। तो दीज पेपर्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट और फर्म्स फॉर बोरोइंग मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड दे आर ट्रेडेबल इन द मार्केट। तो इसको ट्रेडेबल भी है। किसी ने 100 रुपये का बॉन्ड ले रखा है, उसे 100 रुपये अब उसे ज़रूरत पड़ गई तो वो किसी को कह के बेच सकता है कि मेरा बॉन्ड ले लो, 5 साल बाद 5000 रुपये मिलेंगे। तो वो अपना 100 रुपये का बॉन्ड बेच सकता है 1000 रुपये में, 2000 रुपये में, 3 में, कितने में भी बेच सकता है। जिसको लालच आ जाएगा हाँ 5000 मिलेंगे और फालतू पैसा पड़ा होगा उसका बॉन्ड खरीद लेगा। तो ट्रेडेबल भी है मार्केट में। कंपिटिटिव बिडिंग विल रेज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड अबव इट्स फेस वैल्यू। तो जैसे बॉन्ड की फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपये है, 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा था, तो कंपिटिटिव बिडिंग और ये 5 साल बाद 5000 का हो जाएगा। तो कंपटीशन होगा A B C D में कि कौन इसको ये जो खरीदने को तैयार है। तो अगर इनमें कंपटीशन हो जाएगा तो ये 4 साढ़े 4000 तक का भी बिक सकता है, ठीक है। अगर कंपटीशन नहीं है तो इसकी फेस वैल्यू 100 रुपये, कोई क्या कर ले 200 रुपये ले ले, कोई क्या कर ले 500 रुपये ले ले। तो डिपेंड करता है कंपटीशन पे, फेस वैल्यू से कितना ऊपर बिकता है। द बॉन्ड विल बी इन एक्सेस सप्लाई एंड देयर विल बी डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द बॉन्ड प्राइस।
अगर एक्सेस सप्लाई होगी, बॉन्ड बहुत ज़्यादा मार्केट में हो गए तो बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा, विच विल ब्रिंग बैक टू द क्या होगा, फेस वैल्यू या बैक टू द प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी। टोटल डिमांड फॉर मनी इन एन इकोनॉमी देयरफॉर कंपोज्ड ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड एंड स्पेकुलेटिव डिमांड, दोनों को मिला दो तो मनी के लिए डिमांड बन जाते हैं। द फॉर्मर इज directly proportional to the real GDP and price level, whereas the matter is inversely related to the market rate of interest. Supply money, various measures. In modern economy, money consists mainly of currency notes and coins issued by the monetary authority of the country. In India, currency notes are issued by the Reserve Bank of India, which is the monetary authority in India. However, coins are issued by the government of India. Apart from the currency notes and coins, the balance of savings or current account deposits held by the public in commercial bank is also called considered money, since check drawn on these accounts are used to settle the transaction. Such deposits are called demand deposits as they are payable by the bank on the demand. The account holder कभी भी मांगता है तो उसको पैसा देना पड़ता है, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। अदर डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स्ड पीरियड ऑफ मैच्योरिटी एंड टाइम डिपॉजिट, जो एक फिक्स टाइम के बाद ही निकाला जा सकता है। एवरी करेंसी नोट बियर्स ऑन इट्स फेस ए प्रॉमिस from the governor of RBI that if someone produces the note of RBI or any other commercial bank, the RBI will be responsible for giving the person purchasing power equal to the printed value on the note. तो हर करेंसी पे गवर्नर ने नोटिस दे रखा है, प्रॉमिस दे रखा है कि कोई भी इस नोट को देगा तो जो प्रिंटेड वैल्यू है उसको माना जाएगा। द सेम इज आल्सो ट्रू फॉर कॉइन्स, कॉइन्स के लिए भी ऐसे है। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर देयरफॉर कॉल्ड फियाट मनी। तो करेंसी नोट और कॉइन्स को फियाट मनी कहते हैं। फियाट माने होता है पावर, पावर ऑफ द गवर्नमेंट है इनके पीछे, इस मनी के पीछे। दे डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मतलब 100 रुपये की कोई कागजी वैल्यू नहीं है, इसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है। लेकिन अगर इसको किलो के हिसाब से बेचा जाए या फाड़ के बेचा जाए तो 0 पैसे का जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी सोने के सिक्के की, गोल्ड की, ठीक है। गोल्ड का सिक्का अगर 1000 का भी बेचा जाए तो भी सस्ता है, कोई खरीद लेगा। लाइक ए गोल्ड और सिल्वर कॉइन, दे आल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। तो फियाट मनी को लीगल टेंडर मनी भी बोल सकते हैं। दे कैन नॉट बी रिफ्यूज टू एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री, क्योंकि इसको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। सेटलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। चेक ड्रॉन ऑन सेविंग और करंट अकाउंट्स हाउएवर कैन बी रिफ्यूज्ड बाय एनीवन एज ए मोड ऑफ पेमेंट, हैंस द डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर। तो जो डिमांड डिपॉजिट है वो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल डेफिनेशन नैरो मनी और ब्रॉड मनी क्या होती है? मनी सप्लाई लाइक मनी डिमांड इज ए स्टॉक वेरिएबल। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द मनी सप्लाई। आरबीआई पब्लिशेस फिगर फॉर अल्टरनेटिव मेजर्स फॉर मनी सप्लाई M1, M2, M3, M4। आरबीआई इशू करता है कि ये मेजर ऑफ मनी है। तो M1 में होता है करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट्स को। M2 में होता है M1 तो आएगा ही, प्लस सेविंग ऑफ पोस्ट ऑफिस भी आ जाती है। M3 में M1 तो है ही और नेट टाइम डिपॉजिट भी आ जाता है। तो M4 इक्वल टू M4 क्या होता है? M3 तो आ ही जाता है, नेट टाइम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक, साथ में पोस्ट ऑफिस की सेविंग भी आ जाती है। M1 एंड M2 आर नोन एज नैरो मनी। तो M1 और M2 को नैरो मनी बोला जाता है, M3 M4 को ब्रॉड मनी बोला जाता है। दीज मेजर्स आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी को डिक्रीज करते हुए है। नैरो मनी ज़्यादा लिक्विड होती है, M3 M4 ये फिक्स्ड मनी होती है, कम लिक्विड होती है। M1 इज मोस्ट लिक्विड, सबसे अगर लिक्विड पूछा जाए तो M1 है, जो कि मोस्ट लिक्विड मनी है। एग्जिस्ट ट्रांजेक्शन M4 जो है लिस्ट लिक्विड और M4 जो है वो लिस्ट लिक्विड मनी कही जाती है। M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी। सबसे कॉमनली यूज्ड मेजर M3 है। इट इज आल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी बोलते हैं इसको। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है? जब किसी करेंसी नोट को इलीगल करार दिया जाता है तो डिमोनेटाइजेशन होता है। डिमोनेटाइजेशन वाज ए न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2016 में हुआ था टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, ब्लैक मनी और टेररिज्म, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी। जब कुछ लोग करप्शन से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो डिमोनेटाइजेशन कर दिया जाता है कि वो इकट्ठा पैसा वहीं पर बर्बाद हो जाए। ओल्ड करेंसी नोट्स ऑफ 500 and 1000
वर नो लीगल टेंडर, उनको लीगल टेंडर उनसे वापस ले लिया था। नो करेंसी नोट्स इन द डेनोमिनेशन ऑफ 500, 2000 वर लॉन्च्ड। So we have completed this chapter. Download our app Bhadri Foundation to study all NCERT right from class 6 to 12th, and subscribe our channel on YouTube to get latest update on education. Thank you.